नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार के निर्णायक चुनाव में इस बार कई मुकाबले एक साथ लड़े जा रहे हैं। पहला मुकाबला जाहिर तौर पर नीतीश वर्सेस तेजस्वी है। एक तरफ तेजस्वी हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री बनाम लीडर ऑफ अपोजिशन। तो दूसरा मुकाबला सीधे तौर पर दिल्ली का है, राहुल गांधी बनाम मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी आप कह सकते हैं, लेकिन एक तीसरा मुकाबला भी है। जी हाँ, एक तीसरा मुकाबला है और यह सबसे ज्यादा निर्णायक मुकाबला है। यह मुकाबला है अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य अमित शाह वर्सेस प्रशांत किशोर। क्योंकि प्रशांत किशोर इस पूरे चुनाव में एक एक्स फैक्टर की तरह, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह उभर रहे हैं और अमित शाह की नींद उड़ाते चले जा रहे हैं। अब बीजेपी के चाणक्य या मोदी जी के चाणक्य अमित शाह क्यों परेशान है प्रशांत किशोर से? वो प्रशांत किशोर जो 2014 में अमित शाह के साथ बैठ के रणनीति बना रहे थे। अपने पुराने मित्र प्रशांत किशोर से अमित शाह क्यों परेशान है? दरअसल इसके पीछे जो सीधी वजह है वो ये है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, जन सुराज पार्टी, जिसकी बड़ी चर्चा है इस वक्त बिहार चुनाव में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। एक तरह से आप कह सकते हैं कॉमन वोट बैंक है। यानी प्रशांत किशोर अगर मजबूती से लड़े तो वो चोट, असली चोट बीजेपी को कर रहे हैं। तो जितनी मजबूती से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे उतना ही नुकसान अमित शाह को यानी एनडीए को होता चला जाएगा। अब दोस्तों, अगर गोदी मीडिया को देखें या न्यूज़ चैनल्स को देखें या अखबार देखें, बड़े-बड़े देश के अखबार देखें, तो उनका ये मानना है कि मोदी जी ने जिस तरह से 10-10 हज़ार रुपए बिहार की महिलाओं की हथेली पर रख दिए हैं, रोज़गार के नाम पर, ये जो सौगात बाँटी है, ये एक तरह का गेम चेंजर, ये पूरे गेम को बदल रहा है बिहार चुनाव के। लेकिन ज़मीनी हकीकत ऐसी नहीं है। सच्चाई ये है ज़मीन पर कि आज भी 3 ऐसे फैक्टर हैं जो इस चुनाव को आखिरी वक्त पर बदल सकते हैं। और ये मैं तीनों फैक्टर संक्षेप में आपके सामने रखने जा रहा हूं और फिर हम बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब जो सबसे बड़ा फैक्टर यानी जो सबसे बड़ी बात है जिस पर हमें गौर करना पड़ेगा, खासकर नतीजों को लेकर, वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। जनसुराज कैसे उम्मीदवार खड़ा करती है, कितनी मजबूती से चुनाव लड़ती है और बीजेपी को कितना डेंट करती है, यानी कितनी सीटों पर बीजेपी को चोट पहुंचाती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सीधे सीधे नतीजों पर असर करेगा। यानी प्रशांत किशोर कितनी मजबूती से लड़ते हैं, कितना नुकसान बीजेपी को करते हैं। अब फैक्टर नंबर 2 या आप पॉइंट नंबर 2 कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में किस तरह के लोगों को टिकट बांटते, किस तरह से टिकट बांटते हैं, कितने मजबूत उम्मीदवार खड़े करते हैं और उनको क्या सपोर्ट करते हैं। यानी कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, इस पर इस चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं निर्भर हैं। और फैक्टर 3, और ये जो तीसरा फैक्टर है बहुत साफ है कि कांग्रेस जो आप कह सकते हैं मेजर पार्टनर है तेजस्वी यादव की, आरजेडी की, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीती, उसकी विनेबिलिटी फैक्टर क्या है, जीत का उसका जो आप कह सकते हैं आंकड़ा है वो क्या होगा, फाइनल आंकड़ा क्या होगा। यानी कांग्रेस कितनी मदद करती है तेजस्वी यादव की, इसका भी आप कह सकते हैं असर रहेगा, एक बड़ा फैक्टर रहेगा बिहार के चुनाव में। अब दोस्तों, ये जो तीनों बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर ऐसा होता है तो एक चीज निश्चित मानिए कि फिर ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, मोदी शाह के लिए मुसीबत बनने जा रहा है। और मोदी जो कोशिश करते आ रहे हैं या आरएसएस जो कोशिश कर रही है कि हर कीमत पर बिहार का चुनाव जीतना है, क्योंकि बिहार अगर मोदी के हाथ से निकला, मैंने पहले भी कहा है, फिर मोदी जी की जो उल्टी गिनती है सरकार की वहां से शुरू हो सकती है। कई वीडियोस मैंने इस पर बनाए। लेकिन मैं मूल प्रश्न पे आ रहा हूं। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अमित शाह को आजकल नींद क्यों नहीं आ रही, अमित शाह की नींद आजकल क्यों उड़ी है, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर उनके लिए इतना बड़ा फैक्टर क्यों होते जा रहे हैं। क्या ये कोई पुरानी अदावत है, पुराना हिसाब बराबर करना है प्रशांत किशोर को अमित शाह के साथ, या फिर अमित शाह को हिसाब बराबर करना है प्रशांत किशोर के साथ? ये जो तीसरा मुकाबला है, एक मुकाबला मैंने कहा था नीतीश वर्सेस तेजस्वी है, सीधा सीधा, एक मुकाबला राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है, ये जो तीसरा मुकाबला है प्रशांत किशोर वर्सेस
अमित शाह। यही आप कह सकते हैं एक्स फैक्टर है इस चुनाव का। और इस पर आज मैं चाहता हूं कि गहराई से जाऊं इस सवाल पर। 3 खास मेहमान हैं। जावेद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 30-40 बरस से जो है राजनीतिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस देश में, एक्सपर्ट हैं और कम से कम बिहार, उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उनको जरूर सुनिएगा आज। हमारे साथ अभिषेक होंगे, क्योंकि अभिषेक अभी हाल ही में बिहार से दौरा करके लौटे हैं। ताजा जानकारी उनसे भी मिलेगी प्रशांत किशोर के बारे में। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा भी। इन तीनों को सुनिए, मेरी बात तो आपने सुन ली, इन तीनों को भी सुनिए। और खासकर नजर रखिएगा जो मैंने एक्स फैक्टर का है, प्रशांत किशोर वर्सेस अमित शाह। ये जो लड़ाई है, क्या ये लड़ाई तय करने जा रही है बिहार का नतीजा क्या होगा? मेरा सवाल अभिषेक ये है कि प्रशांत किशोर मैं देख रहा हूं कि अमित शाह के लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं की पोल खोल रहे हैं, उन्हीं के आपराधिक रिकॉर्ड देश के सामने रख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? बीजेपी के पीछे, मोदी जी के चाणक्य के पीछे प्रशांत किशोर क्यों पड़ गए हैं? दीपक जी, आपके इस सवाल में एक सवाल में दो सवाल है। एक सवाल प्रशांत किशोर और अमित शाह के इक्वेशन को लेकर है और दूसरा सवाल प्रशांत किशोर और बीजेपी को लेकर है। तो पहले सवाल पर आते हैं। प्रशांत किशोर और अमित शाह की दूरियां जग जाहिर है और तब से जग जाहिर है जब नरेंद्र मोदी को 2014 में सत्ता मिल गई और उस सत्ता को दिलाने में एक तरफ अमित शाह अपनी भूमिका को मानते हैं तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर मानते हैं। प्रशांत किशोर को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हें कोई ताकतवर ओहदा मिलेगा, अजीत डोभाल या अमित शाह की तरह उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी कि मोदी जी से पहले बात होती थी कि लेटरल एंट्री होगी, वर्गीज कुरियन टाइप लोग, स्वामीनाथन टाइप लोगों को सरकार में डिसीजन मेकिंग में लाया जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। मोदी जी उसी ढर्रे पर चलने लगे। खैर, अमित शाह को कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना गया कि एक साथ नरेंद्र मोदी के करीबी कोई दूसरा नहीं हो सकता, उतना करीबी और उतनी बड़ी भूमिका निभाने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे वो दूर होते चले गए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो चूंकि तब प्रशांत किशोर यानी 2014 में वो पोल स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका में थे, चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में थे, अब प्रशांत किशोर नेता की भूमिका में है। और संयोग देखिए या संयोग कहें या प्रयोग, जो भी आप माने, प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी दोनों का वोट बैंक करीब करीब एक ही दिखता है। ओके मतलब ये तिलक तराजू और तलवार की राजनीति जो उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना, कांसीराम कहते थे, मतलब कॉमन वोट बैंक है जी। अपर कास्ट वोट बैंक, वैश्य वोट बैंक, थोड़ा सा मॉडरेट वोट बैंक जिसको कहते हैं कुछ लोग, वो वोट बैंक कांग्रेस के बाद बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। अगर माइनॉरिटी को एक तरफ रख के देखे तो उसी वोट बैंक के भीतर प्रशांत किशोर को लेकर भी अट्रैक्शन है। प्रशांत किशोर उसी के बीच आकर्षण का केंद्र है। तो बीजेपी कमजोर होगी तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर आगे बढ़ेंगे। शीला दीक्षित के सामने लगातार 3 चुनावों में बीजेपी के 3-3 चेहरे पस्त हुए, तो बीजेपी के कोर वोटर ने भी कहीं ना कहीं भाजपा से आगे देखना शुरू किया और 2013 में आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बनाई। प्रशांत किशोर शायद उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो एक बात तो तय मानिए, करप्शन और एजुकेशन, भ्रष्टाचार और शिक्षा, शैक्षणिक डिग्री, इन दोनों के मुद्दे पर राजद की मौजूदा लीडरशिप और बिहार प्रदेश की भाजपा की लीडरशिप को एक बराबर में लाकर प्रशांत किशोर ने खड़ा कर दिया है। गांव गांव तक जनता के बीच में यही है कि तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी में फर्क क्या है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजद और बिहार की स्टेट बीजेपी लीडरशिप में फर्क क्या है। तो ये परिस्थितियां नीतीश कुमार के लिए आदर्श बनती है। और जब नीतीश कुमार के लिए आदर्श बनती है एक बुजुर्ग आदमी जो राजनीतिक तौर पर जिसका कहा जा रहा हो कि ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे सक्रिय राजनीति में, तो वैसे पॉलिटिशियन की राजनीतिक आयु जितनी लंबी होगी, प्रशांत किशोर जैसे लोगों को अपना पॉलिटिकल स्पेस उसको और वाइड करने के लिए और बड़ा बनाने के लिए उतना बड़ा स्पेक्ट्रम धीरे धीरे मुहैया होता चला जाएगा। शायद यही प्रशांत किशोर की रणनीति है। जी, मैं आऊंगा आपके पास अभिषेक। मैं जरा जावेद साहब के पास जा रहा हूँ। जावेद साहब, बिहार की राजनीति को आप बड़े समय से देख रहे हैं और प्रशांत किशोर को भी आप समझ रहे हैं। प्रशांत किशोर जितना हार्श, जितना तीखा और तल्ख बीजेपी पे बोल रहे हैं, नीतीश बाबू पर इतना नहीं बोल रहे। और यहां तक कि राहुल गांधी पर तो बिल्कुल भी मैंने उनको सुना नहीं। तो महागठबंधन पे थोड़ा सॉफ्ट हैं, नीतीश कुमार पे भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट हैं, बीजेपी को हिट कर रहे हैं। क्या एक स्पेस बीजेपी की छीनना चाहते हैं
नंबर एक। और नंबर दो, प्रशांत किशोर अगर 20-25 सीटें ली आते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो महागठबंधन को अगर सीटों की जरूरत हो तो उधर जाके सरकार भी बना सकते हैं? देखिए, इस सवाल को उन्होंने इनडायरेक्टली आंसर कर दिया। उनसे एक बार पूछा गया था कि आप किसको प्रेफ़र करेंगे, नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में? उन्होंने कहा एनी डे नीतीश कुमार। जी। तो मुझे काफ़ी ताज्जुब होगा अगर वो लोग ऐसी परिस्थिति आई तो महागठबंधन के साथ जाएँगे, इस पे मुझे काफ़ी ताज्जुब होगा। रही बात क्यों प्रशांत किशोर बीजेपी को ही टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वो राहुल गांधी को भी तेजस्वी को तो बहुत ही उन्होंने किया शुरू में। नीतीश कुमार को शायद इसलिए नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको मालूम है कि सारी पॉलिटिकल हेवी लिफ्टिंग जो है बिहार में बीजेपी कर रही है। वो अब पहली बात। दूसरी बात ये कि प्रशांत किशोर उसी वोट के दावेदार हैं जिसकी बीजेपी भी दावेदार है। प्रशांत किशोर इस पूरे चुनाव में अकेले अपर कास्ट चीफ मिनिस्टीरियल एस्पिरेंट हैं और कोई नहीं है। जी। नीतीश कुमार, तेजस्वी वगैरह-वगैरह सबको आप गिन लीजिए, तो उसमें दावेदार जो हैं वो यही हैं। उनको बीजेपी को जब वो हटाएँगे तभी उनके लिए जगह बनेगी। वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के वोटरों में उनकी जगह नहीं बनेगी, उनके लिए मेन जगह बनेगी उन लोगों में, जिसका वोट अभी तक बीजेपी को जाता है। इसलिए वो बीजेपी को प्रशांत किशोर अपने को सबसे एक थोड़ा-सा अलग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जावेद साहब कह रहे हैं कि साहब बीजेपी और प्रशांत किशोर का वोट कॉमन है। प्रशांत किशोर सवर्ण हैं, अपर कास्ट के हैं, एकमात्र ऐसे बड़े खिलाड़ी इस वक्त। और बीजेपी जितना घटेगी प्रशांत किशोर उतना आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं जो वोट बैंक की लड़ाई है वो उनकी बीजेपी से। उमाकांत जी, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर अमित शाह के जो पीछे पड़े हैं, सम्राट चौधरी के पीछे पड़े हैं, दिलीप जायसवाल के पीछे पड़े हैं, संजय जायसवाल के पीछे पड़े, मंगल पांडे के पीछे पड़े, ये चारों लोग बीजेपी के कभी ना कभी अध्यक्ष रहे। एक तो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं बीजेपी के और एक इसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी। अमित शाह की टीम के पीछे हाथ धोकर प्रशांत किशोर क्यों पड़े हैं? क्योंकि अभी मैं सुन रहा था उनके किसी बड़े पदाधिकारी को कह रहे थे कि कुछ और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में जी अमित शाह जी के टीम के खिलाफ। देखिए, प्रशांत किशोर का जब पदार्पण हुआ बिहार की राजनीति में, तो ऐसा लोगों को लगा और हमको भी लगा, हम मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल ब्रांड एक पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर बिहार में करेंगे और एक इनडायरेक्ट बी टीम, बीजेपी की बी टीम के तौर पर वो वहां काम करेंगे ताकि अपना भी स्पेस बने और वहां फील्ड में रह करके बीजेपी को कैसे मदद की जाए। देखिए, वो क्योंकि मोदी क्या भाषण लिख चुके हैं, उनकी स्ट्रेटजी प्लान कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं और उसके बाद कांग्रेस से भी उन्होंने कुछ दोस्ती की कोशिश की थी 2023 में, वो नाकाम हो गई। लेकिन अब ऐसा लगता था कि वो एक नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन उनके पिछले कुछ दिनों के जो उनकी जो टैक्टिस है, जिसको पॉलिटिकल टैक्टिस बोलते हैं, उन टैक्टिस से ये पता लग गया है कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी का जो नशा है वो पूरे देश से उतर रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है और जो इनका ब्रांड मोदी था, वो ब्रांड मोदी डिफेस हो गया है, उनकी जो लोकप्रियता जमीन पे उतर रही है। तो ऐसी दशा में ऐसी पार्टी के साथ अलाइन करना, जोखिम क्यों उठाया जाए? तो वो अपने लिए एक स्पेस तलाश रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को डिलिबरेटली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस जगह इस स्पेस को वो ले सके। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ये रणनीति और ये टैक्टिस पसंद नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी ओके ओके जी। अभिषेक, एक बात बड़ी चर्चा चल रही है और चर्चा ये चल रही है कि अमित शाह चाहते हैं, प्रेशर भी है, बीजेपी का प्रेशर है प्रशांत किशोर के ऊपर कि भाई अपनी तरफ से बीजेपी के खिलाफ हल्के कैंडिडेट दिया जाए। नहीं, अमित शाह सीधा कन्फ्रंटेशन प्रशांत किशोर से अवॉइड करना चाह रहे हैं। उनकी मंशा है
कि प्रशांत किशोर मजबूत उम्मीदवार महागठबंधन के खिलाफ उतारे, मजबूत उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ उतारे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ ना उतारे। और ये अमित शाह इस तरह की रणनीति बनाने में माहिर है पर्दे के पीछे। अमित शाह इतना ज्यादा प्रशांत किशोर से क्यों घबराए? इतना तो वो राहुल गांधी से नहीं घबराए हों अमित शाह। दीपक जी, अब इस सवाल के जवाब में मैं एक उल्टा सवाल आपसे पूछता हूं। कल्पना कीजिए अगर 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में डॉक्टर हर्षवर्धन भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बन गए होते, उसके बाद आप अरविंद केजरीवाल का नाम सुनते क्या दिल्ली की राजनीति में? कांग्रेस बनाम भाजपा ही हो रहा होता आज तक। तो भला प्रशांत किशोर अमित शाह की इच्छा के अनुरूप काम क्यों करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह का काम वो करेंगे। दूसरी बात, प्रशांत किशोर के पास जो बिहार की अर्बन सीटों पर जो वोटर्स हैं, ज्यादातर वोटर्स वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स जिन्हें माना जाता है। जरा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का पावर स्ट्रक्चर आप देखिए, प्रमुख चेहरों को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर किसको डेंट कर रहे हैं या किसके वोट बैंक की कीमत पर अपना वोट बैंक खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पार्टी के फाउंडर हैं, जाति से ब्राह्मण। प्रशांत किशोर की पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट कौन है, आपने गौर किया है कभी? आप तो पीएमओ कवर करते रहे हैं जी। एनके सिंह की ताकत आपने देखी है अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में। बिहार के बड़े प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। उनके छोटे भाई उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो सांसद भी रहे हैं पप्पू सिंह, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जाति से राजपूत है। अब देखिए उनके पास अपर कास्ट में एक भूमिहार चेहरे की कमी थी। वो भूमिहार चेहरा उन्होंने कैसे पूरा किया है? एक बड़े पॉपुलर यूट्यूबर थे बिहार के, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप एक मामले में विवादास्पद भी हुए, विवादास्पद हुए तो और ज्यादा सहानुभूति उनके प्रति बढ़ी, खासकर उनके समुदाय में। अब वो प्रशांत किशोर की टीम का, जन स्वराज पार्टी का एक अहम चेहरा है। जी। तो कहने का मतलब यह है कि अपर कास्ट के लिए उन्होंने अपनी तरफ से जितनी ब्रांडिंग करनी थी कर ली, और वो ब्रांडिंग उन्होंने आनंद मोहन जब वाली ब्रांडिंग नहीं की है बिहार पीपुल्स पार्टी वाली, कि बिहार भर के तमाम दागदार लोगों को अपनी पार्टी में उन्होंने एक दौर में शामिल कर लिया था और लालू यादव को चुनौती देने चले थे। वो आर पार की लड़ाई नहीं कर रहे कि चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा हो जाए। शीशे की तरह साफ है कि प्रशांत किशोर डेंट बीजेपी को कर रहे हैं और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी है, बिल्कुल वैसे ही। हालांकि मैं प्रशांत किशोर को आपकी तुलना अपराधियों से नहीं कर रहा, मैं पहले ही कह देता हूं। लेकिन आपने देखा होगा, आपने तो क्राइम रिपोर्टिंग की है दीपक जी, आपने देखा होगा कि पहले जो अपराधी तत्व होते थे वो दूसरों के लिए बूथ कैप्चर करते थे। फिर धीरे धीरे उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी कि जब दूसरों के लिए बूथ कैप्चर करके दूसरों को नेता बनाना है, खुद ही क्यों ना नेता बने। फिर वही अपराधी तत्व, क्रिमिनल एलिमेंट आने लगे राजनीति में। अब यही क्रिमिनल एलिमेंट नहीं, एक अच्छे एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं, जो पोल स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग थे। ठीक उसी फॉर्मूले पर उनको लगा कि दूसरे के लिए बना रहे, खुद क्यों नहीं चले, वो काम खुद क्यों नहीं करे। वही काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। ये अगर मोदी को अगर वो जिता सकते हैं, ममता की मदद कर सकते हैं चुनाव जीतने में बंगाल की, या केजरीवाल की मदद कर सकते हैं, या फिर अगर दक्षिण भारत में चले जाएं तो जगन मोहन रेड्डी स्टालिन की मदद कर सकते हैं, तो वो खुद क्यों नहीं, एक रणनीतिकार जो चुनाव का रणनीतिकार है, वो खुद क्यों नहीं मैदान में उतर सकता? चाणक्य क्यों खुद चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बन सकता? ये कहानी है प्रशांत किशोर की। मेरा सवाल जावेद साहब ये है कि अगर प्रशांत किशोर मजबूती से लड़ते हैं, उनको वोट मिलते हैं, तो क्या ज्यादा नुकसान वो बीजेपी का करने जा रहे हैं? बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लगता यही है। जो हमारे सहयोगी बिहार होके आए हैं या जो बिहार में हैं, जो और राजनीतिक लोग जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, उनका सबका ये मानना ये है कि वो वोट तो दोनों ही काटेंगे, लेकिन ज्यादातर बीजेपी का काटेंगे, क्योंकि उनका और बीजेपी का जो की कोर कंस्टिट्यूंसी है जो है वो एक है। अब वो खुद भी अपर कास्ट हैं, वो अपनी कास्ट को का ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, लेकिन फैक्ट ये है, असलियत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, वो एक ब्राह्मण है, तो उसका उनको कुछ फायदा होगा। ये वोट ज्यादातर एनडीए को जाता है बनिस्बत महागठबंधन को, तो ये माना जाता है कि इनको ये वोट काटेंगे। लेकिन उनका ये जो नौजवान है, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, जिन्होंने पिछली बार ताड़ ठोक के तेजस्वी यादव को वोट दिया था, उसमें भी कुछ इनकी पकड़ बनी है। कुछ मुस्लिम्स में जो यंगस्टर्स हैं, उनमें भी पकड़ बनी है। लेकिन क्या ये दो सेगमेंट आखिरी दिन जब वोट देने जाएंगे, तब जब निर्णायक घड़ी आएगी, तो क्या ये पलटी मार देंगे और वापस महागठबंधन में चले जाएंगे, इधर रहेंगे? ये देखने वाली बात है। लोगों का मानना ये है कि इवेंचुअली वो महागठबंधन को ही देंगे। इसलिए
एज थिंग्स स्टैंड ऐसा लगता है, ये संभावना है कि प्रशांत किशोर ज्यादातर बीजेपी का काटेंगे बनिस्बत महागठबंधन के। प्रशांत बीजेपी का वोट ज्यादा काटेंगे, ज्यादातर एक्सपर्ट हमारे यही बात कह रहे हैं। लखेड़ा साहब, आप तो भाई जी कांग्रेस पर भी बारीक निगाह रखते हैं, प्रशांत किशोर पे भी रखते हैं, बिहार से लेकर दिल्ली तक। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मान लीजिए प्रशांत किशोर 20-25 सीट लाते हैं और महागठबंधन जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में है, और हो सकता है एनडीए भी सरकार बनाने की स्थिति हो। मान लीजिए नायडू बाबू की भूमिका में आ जाए प्रशांत किशोर, क्या जी फिर उनका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी रहेगा, यानी महागठबंधन रहेगा? राहुल गांधी तेजस्वी, क्या राहुल गांधी से ट्यूनिंग ठीक है प्रशांत किशोर की? पहले तो दोनों मिलते जुलते रहते थे। देखिए, मैं प्रशांत किशोर को जो मैंने रीड किया है इन सालों में, तो ये मैंने माना है कि प्रशांत किशोर की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, और वो एक कारोबार जो उनका है, उस कारोबार के हिसाब से वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, राइवल पॉलिटिकल पार्टी को भी अलग अलग स्टेट में एडवाइस करते रहे हैं। यहाँ दिल्ली में उनकी विरोधी को करते रहे, स्टेट में उनकी विरोधी को करते रहे। ऐसा लगता है मेरे को कि प्रशांत किशोर अपने को किंग मेकर के रूप में देखना चाहेंगे आगे जाकर के, लेकिन जी इतना मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि उनकी एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, वो इस बात को, जो जमीनी फॉर्मूला है पॉलिटिक्स का, कि आप जो सवाल है, सवाल आप सत्ता से पूछिए, वही सवाल, वही फॉर्मूला उन्होंने बिहार में चलिए, बीजेपी जेडीयू की सरकार से पूछ रहे हैं। टैसिट वो बड़े अंडर टैक्टिकली, जी टैसिट वो अंडर टैक्टिकली, हाँ, लकड़ा एक साहब, टैक्टिकली वो सवाल जो देखिए, वो तेजस्वी यादव से या राहुल गांधी से बिहार की धरती पर उतने तीखे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को सवाल पूछूंगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। तो वो बड़े कैलकुलेटिव ढंग से, बड़े टैक्टिकल ढंग से अपने जो सवाल समझ हैं, गया। जो गोला बारूद है, चलिए, वो दाग रहे हैं मैं समझ बीजेपी। गया जी कि अगर जी 20-25 सीट मिलती है, किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, नायडू की भूमिका में आते हैं, नायडू बाबू की, तो एक दरवाजा राहुल गांधी से, पिछली खिड़की से उन्होंने पिछला एक दरवाजा खोल रखा, एक खिड़की खुली हुई है उनकी राहुल गांधी से। समय बहुत कम है, 30-30 सेकंड का वक्त है। 30 सेकंड में अभिषेक मुझे बताइए, क्या अभी राइट नाउ, क्योंकि आप बिहार से अभी तुरंत लौट के आ रहे हैं, क्या राइट नाउ ये मुकाबला फंसा हुआ है, टफ बैटल है? 30 सेकंड। दीपक जी, प्रशांत किशोर के बारे में दो बातें चर्चा में आ रही है और जो मुझे भी दिखाई दे रही है। पहली ये कि नीतीश कुमार को चिराग मॉडल से राजनीतिक तौर पर घायल किया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि घायल शेर ने रिवर्स चिराग मॉडल कथित तौर पर प्रशांत किशोर के रूप में छोड़ दिया है बीजेपी के ऊपर। नंबर दो बातें, ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर प्रशांत किशोर 6% वोट लाए, याद रखिए 5.5% वोट लाए जेडीयू के खिलाफ लड़कर चिराग पासवान ने, और जेडीयू को बिलो 50 ला दिया, 50 सीट के नीचे ला दिया, जो जेडीयू 75 के आसपास थी। जी, और अगर प्रशांत किशोर बीजेपी के खिलाफ, जैसे कहा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा वोट उन्हें मिल सकते हैं शहरी सीटों पर, बिहार की लगभग 7% शहरी सीटें भाजपा लड़ती है, अगर वो 6% वोट लाते हैं तो मेरा मानना है भाजपा 50 के नीचे होगी। अगर प्रशांत किशोर 8% वोट लाते हैं तो भाजपा 40 के नीचे जा सकती है। उनके वोट परसेंटेज पर जैसे नजर रखना जैसे जरूरी है। प्रशांत किशोर का वोट बढ़ेगा, 6% से ज्यादा वोट है तो भाजपा 50 के नीचे, 8% ज्यादा वोट लाते हैं तो बीजेपी 40 के नीचे, नहीं कुल मिलाकर डेंट जो है वो बीजेपी को कर रहे हैं। आखिरी 30 सेकंड, जावेद साहब, आपको क्या लग रहा है, अभी मुकाबला फंसा हुआ है, या आपको लग रहा है कि महागठबंधन आगे है या एनडीए आगे, या मुकाबला अभी टाइट है? देखिए, एज थिंग स्टैंड मुझे ये लगता है कि एडवांटेज एनडीए है, क्योंकि हर चीज का काट तो है, लेकिन ये जो 10,000 लाभार्थी स्कीम है, इसका काट कहाँ से कोई और विपक्ष ला सकता है? विपक्ष वादा कर सकता है, लेकिन विपक्ष कैश ट्रांसफर नहीं करा सकता। कैश ट्रांसफर हो रहा है, 90% पैसे ग्रामीण इलाकों में गए हैं जहां जेडीयू लड़ रही है, बीजेपी वाली सीटों पे कम कैश पैसे गए हैं। कैश ट्रांसफर हो रहा है। जावेद अंसारी कह रहे हैं कि जो कैश है इसका रिप्लेसमेंट राहुल गांधी तेजस्वी के पास कहाँ है? ये भारी तादाद में, ये जो करोड़ों रुपया बांटा जा रहा है, ये इस कैश का रिप्लेसमेंट कहाँ है? इसलिए ये थोड़ा सा एज एनडीए को दे रहे हैं। लखेड़ा साहब, क्या कांटे की जी। टक्कर लग रही है आपको? 30 सेकंड है, 30 सेकंड। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रेड कार्पेट जो बम्मी की है ग्राउंड से, उसमें जी, उसने विपक्ष की जो समीकरण है, जो रणनीति है, उसको नुकसान पहुंचाया है। और
अब उसका आने वाले वक्त में कैंडिडेट जो तय होंगे, जी जो कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट फाइनल होंगे, उसकी जो तस्वीर सामने आएगी, मैं उसकी तस्वीर सामने आने के बाद ही चीजों को स्पष्टता की ओर देखूंगा। और लेकिन इतना कह सकता हूं कि अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी तो आरिफ मोहम्मद खान 5 मिनट के अंदर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुला देंगे और कह देंगे 1 महीने बाद बहुमत साबित कर दो। ये बहुत, क्योंकि उनके पास स्टेट में भी आदमी ताकत है और केंद्र में भी ताकत है। जी, तिगड़म और हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है, तिगड़म और खेल जिस तरह से हो रहा है और जो ये पैसे का जोर है, ये जो 10-10 हजार रुपए मोदी जी बांट रहे हैं, हर महिला के रोजगार के नाम पर हथेली पर रख रहे हैं, इसका एक असर है बिहार में 10,000 रुपए का। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर जो बीजेपी के वोट काट रहे हैं, कॉमन वोट बैंक है, अगर प्रशांत किशोर आगे बढ़े, उनके अंदर वो रफ्तार दिखी लास्ट ओवर्स में, जिसे स्पेल ओवर्स कहते हैं, अगर उसमें उनकी रफ्तार दिखी आखिरी वक्त पर, तो बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए अमित शाह को इस वक्त जो डर है, वो सबसे ज्यादा डर प्रशांत किशोर से ही है। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो काफी दिन है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आप जुड़े हमारे साथ, और लखेड़ा साहब आपने भी संडे के दिन आपने समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप वीडियो छोड़ के हमारे वीडियो पर आ गए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। धन्यवाद, नमस्कार।